जैसा कि नीरज कुमार कह रहे थे और प्रशांत किशोर ने भी कहा कि ज़मीन की रजिस्ट्री कई नामों से हुई है और फिर उसके बाद से वो ज़मीन जो है सो कहीं ना कहीं इनके पास आ गई है और इससे जुड़े हुए दस्तावेज भी प्रशांत किशोर ने दिखाया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। और आज हमारे साथ फिर से एक बार स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी और साथ में उपस्थित हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह। और इस बार बात करने आए हैं क्योंकि चुनाव का समय है तो जाहिर सी बात है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी पे छींटाकशी करती रहती है, लेकिन जब पार्टी के अंदर खेमे से कोई ऐसी खबर आए तो फिर वो चर्चा का विषय बन जाती है और आम जनता को उसमें रुचि आ जाती है। तो एक जो मुद्दा हमने कल सुना और उस पर हमने सोचा कि इस पर जो लोग राजनीति की अच्छी समझ रखते हैं उनको बुलाकर हम इसके बारे में विशेष जानकारी लें। तो हमने कल देखा कि नीरज कुमार जो कि जदयू के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने अशोक चौधरी जो कि वर्तमान बिहार सरकार में भवन निर्माण के कैबिनेट मंत्री भी हैं, उनसे जवाब मांगा और कहा कि अगर आप वो जवाब नहीं देते हैं तो इस्तीफ़ा दे दीजिए। ये जवाब किस सिलसिले में था और अगर ये जवाब नहीं देते हैं तो ऐसा कौन सा मुद्दा है कि इसके वजह से उनको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, इसी विषय पर पूरी बातचीत करेंगे। तो एक बार क्या है पूरा ये बैकग्राउंड, ये बताएंगे हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह। देखिए, ऐसा है कि अभी जो चर्चा आपने की, नीरज कुमार जो जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश के प्रवक्ता हैं, उन्होंने अपने ही दल के अशोक चौधरी जो अभी वर्तमान में मंत्रिमंडल के नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, उनके बारे में करीब करीब 15-20 मिनटों का उन्होंने साक्षात्कार दिया एक टीवी चैनल को, और उसको हम लोगों ने भी सुना है। और फिर जो आपका चैनल है उनसे भी जहाँ तक हम लोगों को मालूम है कि बातचीत हुई है। और ये बहुत ही एक तरह से एक आश्चर्य का भी विषय कहेंगे और एक असंभव सा दिखने वाला बात है कि नीतीश कुमार के, चूँकि हम लोग जो जानते हैं उसमें नीतीश कुमार के बहुत ही नज़दीक का संबंध रखने वाले अशोक चौधरी जी हैं। और अशोक चौधरी जी के यहाँ बार बार जब भी कोई फंक्शन हुआ है तो उसमें नीतीश कुमार जी जाते रहे हैं, वो चाहे उनके पिताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए जाना हो या और फिर किसी दूसरे कार्यक्रम में जाना हो। और उनके बारे में बड़े स्पष्ट ढंग से नीरज कुमार का बयान आया है। और वो बयान क्या है, तो प्रशांत किशोर ने उन पर इल्ज़ाम लगाए हैं और उसमें जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो लगभग 200 करोड़ रुपए के घपले का है। उसमें जैसा कि नीरज कुमार कह रहे थे और प्रशांत किशोर ने भी कहा कि ज़मीन की रजिस्ट्री कई नामों से हुई है और फिर उसके बाद से वो ज़मीन जो है सो कहीं ना कहीं इनके पास आ गई है और इससे जुड़े हुए दस्तावेज भी प्रशांत किशोर ने दिखाया है। नेचुरली एक जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर नीतीश कुमार का है और ये बात अवश्य है कि ठीक है कि बिहार में भ्रष्टाचार है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से नीतीश कुमार पर अभी तक कोई इल्ज़ाम भ्रष्टाचार का नहीं लग पाया है। इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं है, कोई नहीं लगा पाया है अभी तक। और उस परिस्थिति में उनके सबसे नज़दीकी, सबसे चहेते मंत्री के खिलाफ इल्ज़ाम आया तो फिर क्या होगा। तो नेचुरली जो नीरज कुमार हैं वो बार बार, चूँकि नीरज कुमार के पीछे जो पोस्टर लगा हुआ है उसमें एकदम नीरज कुमार के पीछे में उसमें नीतीश कुमार का फ़ोटो है, तो बार बार उन्होंने नीतीश कुमार को इंगित किया और कहा कि भाई इनकी यूएसपी वही है कि भ्रष्टाचार पर इनका जीरो टॉलरेंस है, इसलिए निश्चित रूप से इनको जवाब देना ही होगा। इस पर बहुत एम्फेसिस उन्होंने दिया है कि जवाब देना होगा इनको, और अगर जवाब ये नहीं देते हैं, पूछा है पत्रकार ने
कि भाई अगर जवाब नहीं देते हैं तो क्या होगा, तो फिर आप जानते हैं कि क्या होगा। आपने देखा है कि अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है नीतीश कुमार का, उसमें सब लोगों ने इस्तीफ़ा दिया है और बहुत बार ऐसा हुआ है कि वो स्वयं छोड़ के चले गए हैं। और उसमें उन्होंने तेजस्वी यादव का भी नाम लिया कि जब तेजस्वी यादव पर आरोप आया तो नीतीश कुमार जी ने, उस समय दोनों लोग साथ थे, और तब नीतीश कुमार जी ने कहा कि भाई इसको क्लैरिफिकेशन दीजिए। और लालू यादव जी जब आए तो उन्होंने फ़ोन करके नीरज कुमार से पूछा कि भाई क्या हमको क्लैरिफिकेशन देना होगा, तो उस पर नीरज कुमार ने कहा कि बिल्कुल, आप पर चार्जेज है तो आप नहीं क्लैरिफिकेशन देंगे, आप नहीं स्पष्टीकरण देंगे तो दूसरा कौन देगा। तो इस तरह की बात आई है। तो निश्चित रूप से एक बार फिर से नीतीश कुमार अपने पुराने जो उनका एक, आपने देखा है कि इसके पहले भी आपने देखा कि मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था और उस समय मंत्री पद की शपथ लेकर जीतन राम मांझी को इस्तीफा देना पड़ा था। और फिर जब जीतन राम मांझी जब उससे बरी हो गए तब जाकर उनको मंत्रिमंडल में स्थान मिला था। वो नीतीश कुमार ने ही वैसा किया था। तो इस तरह से निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा मामला है। और नीरज कुमार जिस तरह से कह रहे हैं, तो हम लोग भी आज जब हम लोग अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये 22 तारीख के करीब करीब 2 बजे का समय है, अभी तक उनका कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। तो ये अभी तक इनका कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। और जैसा कि अभी बात हुआ कि नीतीश कुमार की सरकार को सुशासन की सरकार कहा जाता है और इस वजह से नीरज कुमार जो हैं वो भ्रष्टाचार के इस लगे हुए आरोप जो कि प्रशांत किशोर जी की तरफ से लगाया गया है, उस आरोप से क्लैरिफिकेशन चाहते हैं अशोक चौधरी की तरफ से। हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी की तरफ बढ़ते हैं और पूछना चाहते हैं कि ये जो छवि बनाने की प्रयास कर रही है जदयू या फिर एनडीए की जो सरकार है कि हम ज़ीरो टॉलरेंस रखते हैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध, और उसमें ये इस तरह का जो घटना हुआ है, इस पे आप क्या कहना चाहें? देखिए, राजनीति में सब कुछ चलता रहता है। सब लोग अपनी ईमानदारी की बात करते हैं, भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार देने की बात करते हैं, लेकिन नीचे कहीं न कहीं कोई भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं रहते हैं। कहीं न कोई उनके मंत्री कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं, जो भी हैं वो भ्रष्टाचार में कहीं न कहीं संलिप्त होते ही हैं, जो सामने बातें आती हैं। अभी जो प्रशांत किशोर जी ने जो आरोप लगाया है अशोक चौधरी जी पर, और उसमें कुछ अपने प्रमाण भी दिखाए हैं, जिसके कारण यह मामला बहुत काफ़ी चर्चित में, और इस चुनाव का समय है तो चुनाव के समय में जवाब देना पड़ेगा पार्टी को। लगा है एक मंत्री पर आरोप, लेकिन पूरी पार्टी को देना पड़ेगा, गठबंधन को देना पड़ेगा, या असर गठबंधन पर पड़ेगा। और जो इसके मुखिया हैं नीतीश जी, उन पर भी पड़ेगा, जो नीतीश जी ईमानदार छवि के माने जाते हैं। और तक व्यक्तिगत, जैसे हमारे जाने माने राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह बताए हैं कि उन पर व्यक्तिगत रूप से उन पर अब तक कोई आरोप नहीं लगा है नीतीश कुमार पर। तो यह तो सही है, जो उन पर कोई आरोप नहीं लगा है, और जिन पर भी आरोप लगा है उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। जब अशोक चौधरी पर आरोप लगा है, प्रशांत किशोर आरोप लगाए हैं, उसका कुछ तथ्य भी दिए हैं, उस स्थिति में जदयू के एक प्रवक्ता, जो मुख्य प्रवक्ता के रूप में जाने जाते हैं नीरज कुमार, उनका बयान आ रहा है कि उनको जवाब देना पड़ेगा और जवाब नहीं देने की स्थिति में इस्तीफा दे देना चाहिए। तो कहीं न कहीं पार्टी में यह बातें चल रही है कि अशोक चौधरी अगर जवाब नहीं दे पाते हैं, सिर्फ जवाब देने से नहीं होगा, जवाब दे करके उनको प्रमाणित करना पड़ेगा कि हमने कोई घोटाला नहीं किया, जो आरोप है उस निराधार है। अगर यह तथ्य साबित नहीं होता तो उस स्थिति में जो अंदर से बातें आ रहे हैं उसमें अशोक चौधरी को 2-4-5 दिन के अंदर ही इस्तीफा देना पड़ सकता है। लेकिन जो आरोप है उसमें उनकी बेटी, समधन और दामाद, उनको भी शामिल कर लिया गया, तो क्या उनके फिर राजनीतिक करियर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? जिन पर आरोप है, अगर तथ्य साबित होता है, जैसे आप लीजिए चारा घोटाला की बात है, रेलवे में नौकरी की बात है, तो लालू परिवार पर, पूरे परिवार पर आ रहा है ना, कि परिवार के अन्य लोगों से भी तो पूछताछ हो रही है, तो पूरे परिवार पर असर पड़ेगा। इस तरह से अशोक चौधरी अगर उसमें सम्मिलित हैं, अगर वो गलत किए हों, अगर गलत नहीं किए हों तो कोई बात नहीं है, अगर गलत किए हों और उसमें जिन लोगों की संलिप्तता की बात आ रही है तो अब निश्चित रूप से उन पर भी असर पड़ेगा। ठीक है, वापस आते हैं हम अपने राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह की तरफ। और प्रशांत किशोर ने जब ये आरोप लगाया तो आरोपों के साथ एक टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया कि अशोक चौधरी के बारे में उन्होंने कहा कि भ्रष्टतम सर्वदलीय नेता हैं। ये आरोप लगाने का क्या अर्थ? नहीं, ऐसा है कि वो पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस के यहाँ के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं वो, और मंत्रिमंडल में भी उनका स्थान रहा है। बाद में वो कांग्रेस छोड़ के जदयू में आ गए हैं, और जदयू में जब से आए हैं तब से वो मंत्रिमंडल में उनका स्थान रहा है। कुछ दिन के लिए
वो जब किसी सदन के सदस्य नहीं थे उसको छोड़कर। तो निश्चित रूप से वो सर्वदलीय, उसी आधार पर वो सर्वदलीय उनको कह रहे हैं। देखिए, एक बात और है कि प्रशांत किशोर जी ने भारतीय जनता पार्टी के भी एटलीस्ट 3 लोगों पर ये लगाया है, आरोप लगाया है। अब ठीक है कि वो भ्रष्टाचार का आरोप है कि नहीं है, वो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। जैसे उन्होंने बेतिया के जो सांसद हैं और वो यहाँ के प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, डॉक्टर संजय जायसवाल, तो उनके बारे में उन्होंने कहा कि साहब पेट्रोल पंप उनका है और पेट्रोल पंप को ठीक ढंग से चले इसके लिए जो फ्लाईओवर बनना है बेतिया में, वो उन्होंने नहीं बनने दिया है। देखिए, डॉक्टर संजय जायसवाल तुरंत आ गए और तुरंत उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया और स्पष्टीकरण ऐसा दिया कि प्रशांत किशोर को बैकआउट होना पड़ा, इसलिए कि जब उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप मेरा है ही नहीं है और फिर उन्होंने कहा कि इसकी जांच करा ली जाए कि हमने कहीं कोई कहा हो कि साहब फ्लाईओवर बेतिया में नहीं बने। तो इस दोनों पर उनको, जो उन्होंने चूँकि गलत आरोप लगा दिया था, तो उनको ये होना पड़ा। तो और फिर संजय जायसवाल वहीं तक नहीं रुके हैं। डॉक्टर संजय जायसवाल ने भी प्रशांत किशोर से 5 सवाल किए हैं और अभी तक हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर उसका जवाब दें, लेकिन प्रशांत किशोर भी वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जिसमें कि उनके पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देने की बात है, जो एक आंध्र प्रदेश के एक जो बहुत संपन्न MP हैं उन्होंने दिया है, उसका मसला उन्होंने उठाया है। उसके अलावा पार्टी के फॉर्मेशन का भी मसला उठाया है कि पार्टी रजिस्टर्ड बहुत पहले हो चुकी है और इसको कहा गया कि नहीं साहब पार्टी अभी नहीं बनी है और पार्टी को जो है सो इधर आके लॉन्च किया गया पिछले साल। तो और इस तरह के 2-3 सवाल और उन्होंने खड़े किए हैं। तो निश्चित रूप से ये जवाब एक आ गया। उसी तरह से जो दिलीप जायसवाल हैं, जो अभी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन पर भी उन्होंने जो गुजरी माता मेडिकल कॉलेज है उसमें किस तरह से उन्होंने उसको अपने हाथ में लिया है, इस पर वो किया है। अब उसमें भ्रष्टाचार का मामला है या फिर कोई मैनिपुलेशन का मामला है, वो बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन उस पर भी हमको लगता है कि अभी ठीक से क्लैरिफिकेशन उस पर नहीं आया है। और फिर उन्होंने सम्राट चौधरी पर भी उनके डिग्री वगैरह को लेके अपना लगाया है। लेकिन सम्राट चौधरी पर भी वो भ्रष्टाचार का आरोप, देखिए भ्रष्टाचार का आरोप जो होता है वो बड़ा थोड़ा सा अजीब तरह का आरोप होता है ये जो सार्वजनिक जीवन में। बाकी आप जो डिग्री वगैरह का और इसका, तो प्रधानमंत्री के डिग्री पर भी सवाल खड़ा करने वाले लोग खड़ा किए हैं, तो ये सब जो है सो बहुत महत्व नहीं रखता है। लेकिन जब ये इनके साथ जो अशोक चौधरी के साथ जो मामला हो गया हुआ है, वो क्लियर कट, जिस तरह से लालू यादव का कैश फॉर जॉब वाला जो मामला होता है कि जॉब हम देंगे, हमको जो है सो कैश मिले या लैंड मिले, तो उस तरह का ये चीज़ जो है सो हो रहा है कि साहब इसमें ज़मीन की खरीदारी हुई है, जिसको कि स्वयं उन्हीं के दल के स्पोक्स पर्सन इस बात को कह रहे हैं कि साहब ये तो बड़ा अजीब बात है कि एक ज़मीन है और उसको जो है सो आज कोई रजिस्ट्री कराया, परसों दूसरे के नाम से हुआ, फिर दूसरे के नाम से हुआ और इस तरह से जो है सो घूमता रहा, तो और वो भी प्रमाण के साथ। तो निश्चित रूप से एक जो मंत्रिमंडल होता है वो सामूहिक जिम्मेवारी से चलता है। तो अगर मंत्रिमंडल का एक सदस्य पर करप्शन का चार्जेज है, तो इसका मतलब कि पूरा मंत्रिमंडल उस सामूहिक जिम्मेवारी से अपने को बचा नहीं सकता है। इसलिए निश्चित रूप से या तो उनको सही स्पष्टीकरण देना होगा और नहीं तो नीतीश कुमार की छवि को बचाए रखने के लिए भी उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। ऐसा ये तो राजनीतिक विश्लेषक की बात हो गई कि क्या होना चाहिए, लेकिन एक बार जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं रविंद्र कुमार सिंह, हम उनसे जानना चाहेंगे कि जैसा हमने देखा कि संजय जायसवाल के ऊपर भी प्रशांत किशोर के द्वारा आरोप लगाया गया था और उसका खंडन संजय जायसवाल ने बड़े कागजात के साथ दिया और उसके अलावा 5 प्रश्न प्रशांत किशोर के ऊपर उन्होंने भी दाग दिए, जिसका जवाब अभी तक प्रशांत किशोर की तरफ से नहीं आया है। तो क्या इस तरह से बिना प्रशांत किशोर के जवाब को पाए बिना, इस तरह से उनके आरोपों पर रिएक्ट करके अगर इस्तीफ़ा लेते रहेगी पार्टी से मंत्रियों का, तो ये पार्टी के लिए कितना बेनिफिशियल होगा, क्या कहेंगे? देखिए, संजय जायसवाल पर जो आरोप है पेट्रोल पंप और ओवरब्रिज को लेकर के, वह एक अलग मामला है। उसमें है जो आप पावर का मामला आ रहा है, जब अपने पावर के बल पर उन्होंने इस तरह से किया। ठीक है, जो पेट्रोल पंप उनका नहीं हो, उन्हीं रिश्तेदार का हो, किन्हीं संपर्क के लोगों का हो, यह भी हो सकता है।
इसके लिए भी पावर का इस्तेमाल किए होंगे। तो इस आरोप में और जो क्या कहते हैं अशोक चौधरी पर जो आरोप भ्रष्टाचार का लगा है, दोनों आरोप में अंतर है। तो इस स्थिति में जो आप देखे होइएगा, जो हवाला का भी आरोप लगा था, हवाला के मामले में लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता सब के सब अपने इस्तीफा दे करके और जांच के लिए छोड़े थे। जब तक इस मामले की जांच होगी तब तक हम किसी पद पर नहीं आएंगे, और नहीं आए। तो उस तरह से जिस तरह से नीतीश जी भी अपने को बेदाग छवि के, अब तक उन पर कोई दाग नहीं लगा है, उनके मंत्री पर यह आरोप लग रहा है, तो यह अलग मामला है। इस स्थिति में अगर आरोप मतलब साबित होने से पहले, जांच होने से पहले, मतलब जांच पूर्ण होने से पहले उनको इस्तीफा देना ही चाहिए, अगर नहीं तो तथ्यपूर्ण जैसे उनका जवाब देना चाहिए। तो यह दोनों मामला अलग है। ठीक है, मतलब ये दोनों मामला अलग है और यहाँ पे भ्रष्टाचार का जो मामला है वो ज़्यादा दिख रहा है, सघन दिख रहा है, और इस वजह से इसका जवाब आना ज़रूरी है। अगर जवाब नहीं आता है या फिर अगर वो क्योंकि मॉरल ग्राउंड पे इस्तीफ़ा देने का उदाहरण अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने दिया, तो अगर मॉरल ग्राउंड पे यहाँ पे इस्तीफ़ा नहीं आता है या फिर आ जाता है, तो दोनों ही पहलू में पार्टी पर या आने वाले चुनाव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा, इसलिए कि एक तरफ आप जब जो यहाँ मुख्य विरोधी दल है राष्ट्रीय जनता दल, उसके भ्रष्टाचार को आप काफ़ी ज़ोर शोर से आप उठा रहे हैं, आपके सारे लोग उठा रहे हैं, मैंने जदयू के लोग उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग उठा रहे हैं, और आपके मंत्रिमंडल में ही किसी पर आरोप लगा है और उसका सही माकूल स्पष्टीकरण नहीं आवे प्रमाण के साथ, या वो इस्तीफ़ा नहीं दे, तो फिर राष्ट्रीय जनता दल और ये जो एनडीए है उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा फिर? तो ये तो चुनाव के समय में निश्चित रूप से एक संकट, इसको छोटी बात इसको नहीं समझना चाहिए, एक बड़े संकट के रूप में एनडीए के सामने बात आई है, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में आ गया और ये बात और बढ़ेगी अगर आप इस्तीफ़ा नहीं लेंगे या वो स्पष्टीकरण मतलब कि सीधे कुछ बोल देना नहीं होता है। उनकी लड़की भी जो सांभवी हैं, वो भी जो एमपी हैं समस्तीपुर से, उन्होंने भी कुछ कहा, लेकिन बहुत स्पष्ट उनका कुछ नहीं था, हमने सुना है उसको। तो उस तरह से नहीं, जिस तरह से कागजात देकर प्रशांत किशोर ने उन पर आरोप लगाया है, उसी तरह से कागजात के साथ इनको भी आकर और उसका खंडन करना होगा, और नहीं अगर खंडन करते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कम से कम इनका इस्तीफा तो होना ही चाहिए। और लेकिन इसके ऊपर मैं इसी से जुड़ा एक सवाल है, क्योंकि इससे पहले भी एक आरोप प्रशांत किशोर द्वारा लगाया गया था अशोक चौधरी पर, और अशोक चौधरी ने उस सिलसिले में इनके ऊपर मानहानि का दावा भी ठोका है जून में। हाँ। तो अभी भी अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर इसके बाद, हाँ, वो भी एक बात है कि अगर आप एक जैसे एक उन्होंने केस किया हुआ है, तो प्रशांत किशोर ने भी केस किया है, उन्होंने भी केस किया है, तो वो तो एक है, लेकिन अभी जो सवाल उठ गया है वो सवाल अभी बिहार की जनता ने, और कोई जो हम फर्स्ट लुक बिहार है वो नहीं उठा रहा है। आप इसको थोड़ा सा अंतर करना होगा आपको। ये उन्हीं के दल के स्पोक्स पर्सन जो हैं, जो नीतीश कुमार का उन पर भी बर्दाश्त होता है, और नीतीश कुमार उनको बहुत ही स्नेह और प्यार देते हैं, जैसा वो अपने भी कहते हैं। तो या वो जो भी बोलते हैं तो ऐसा माना जाता है कि नीतीश कुमार जी से उनकी बातचीत हो जाती है तब वो बोलते हैं। वो इल्ज़ाम लगा, वो कह रहे हैं स्पष्टीकरण देने के लिए। अंतर है, हम स्पष्टीकरण मांगें, फर्स्ट लुक बिहार स्पष्टीकरण मांगें, जनता स्पष्टीकरण मांगें, वो एक चीज़ है। लेकिन आपके अपने ही दल का एक स्पोक्स पर्सन अगर स्पष्टीकरण मांग रहा है और स्पष्टीकरण नहीं देने की स्थिति में वो पिछला उदाहरण देकर कहता है कि नहीं साहब, हम लोग तो बराबर से इस्तीफ़ा दिए हुए हैं, और ये पूरे जनता दल यू में ये चीज़ बना हुआ है कि साहब उनको या तो स्पष्टीकरण दें या नहीं तो इस्तीफ़ा दें। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अपने ही दल का स्पोक्स पर्सन ऐसा कह रहा है। ठीक है, तो अपने ही दल के जो स्पोक्स पर्सन हैं उनके तरफ से, इससे क्योंकि जो मैंने अभी बात कही रविंद्र कुमार सिंह जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं उनके पास वापस लौटती हूँ, और जैसा कि इससे पहले वाली जो घटना हुई थी प्रशांत किशोर के आरोप पर अशोक चौधरी ने मानहानि का केस उनके ऊपर किया हुआ है जून के महीने में। लेकिन अभी जो है, जैसा कि अभी बात सामने आई कि ये उन्हीं के पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनके द्वारा ये स्पष्टीकरण मांगा गया है। तो अगर ये स्पष्टीकरण होता है, उनका इस्तीफा होता है, तो आगामी चुनाव पे, क्योंकि उनकी बेटी भी जो है वो राजनीति से जुड़ी हुई है और अभी लोकसभा में है वो, तो क्या आगामी चुनाव में कुछ हम देख सकते हैं कि पार्टी में टूटने या बिखरने की संभावना हो सकती है? देखिए, जहाँ तक सवाल है, अगर आरोप तथ्य साबित हो जाता है, उस स्थिति में अगर उनको इस्तीफा देना पड़ता है तो उसमें टूट से क्या सवाल होता है? जिन पर आरोप लगा उनको पार्टी से हटे, वो इस्तीफा दिए,
फिर अगर आरोप साबित नहीं होने के बाद फिर पार्टी उनको ले सकती है, यह तो एक अलग मामला है। लेकिन इससे हमको लगता है पार्टी के ऊपर तो आ ही गया ना। पार्टी के किसी मंत्री के ऊपर आरोप लगा तो उस पार्टी के ऊपर आया, उस पार्टी के मंत्री ही ने किए, उस गठबंधन के मंत्री पर ही आरोप न लगा। तो उस स्थिति में पार्टी पर तो असर पड़ना ही है। लेकिन चुनाव में लगता है अगर अशोक चौधरी पर प्रमाणित अगर हो जाता है, अगर वो जवाब तथ्यपूर्ण, जैसे प्रोफेसर साहब बताया कि तथ्यपूर्ण जवाब, सीधे गोल मटोल जवाब देने से नहीं होगा, उनको तथ्य के साथ जवाब देना पड़ेगा। जो नहीं इसमें कागजात दिखाना पड़ेगा, जो आरोप है से निराधार है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, तो उस स्थिति में फिर ठीक है। अगर तथ्य जो प्रशांत किशोर जो तथ्य के साथ आरोप लगाए हैं वो आरोप को खारिज नहीं कर पाते हैं, तो उस स्थिति में अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते हैं, अगर उस स्थिति में उनको दबाव डाल करके इस्तीफ़ा दिलाया जाता है, तो उससे कोई खास फर्क जैसे नहीं पड़ता। हो सकता है जो जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया उन्हें अलग कर दिया गया है। इस स्थिति में ऐसा नहीं है। प्रशांत किशोर ने जो पहला वाला जो आरोप लगाया था, वो आरोप था कि इन्होंने समस्तीपुर से अपनी पुत्री को टिकट दिलवाने के लिए जो लोक जनशक्ति पार्टी है जिसके मुखिया चिराग पासवान हैं, उनको पैसा दिया है। मैं सुन रहा था, एक पत्रकार ने सीधे प्रश्न ये चिराग पासवान से किया कि भाई आप जो है सो ऐसे ऐसे आप पर इल्ज़ाम, तो एक तरह से प्रशांत किशोर ने आप पर भी इल्ज़ाम लगाया, क्योंकि अगर ये क्या अशोक चौधरी अगर पैसा दे रहे हैं तो लेने वाले तो आप हैं, एकदम डायरेक्ट। मैं सुन रहा था उस इंटरव्यू को। और अब ये सवाल है कि उसको वो बहुत आराम से उसको टाल गए, क्योंकि ये ऐसा सवाल था जिसका कोई आधार नहीं था, क्योंकि पैसा ना कोई लेते हुए देखा है, ना देते हुए देखा है, ना उसका कोई प्रमाण है। और उन्होंने कह दिया, उसके बाद भी उन्होंने कह दिया कि नहीं साहब, हम इस सब चीज़ में नहीं पछड़े में पड़ना चाहिए, हम तो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। मैंने उनका जवाब आया, चिराग पासवान का जवाब। तो उस इल्ज़ाम में और इस इल्ज़ाम में फ़र्क है। ये इल्ज़ाम दस्तावेज के साथ है, जो ज़मीन खरीद बिक्री हुई है उसका दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। तो इसी से जुड़ा, चूंकि चिराग पासवान का नाम आ ही गया है, तो एक कंक्लूडिंग सवाल मेरा राजनीतिक विश्लेषक जो अरुण कुमार सिंह हैं उनसे मैं यही करना चाहूँगी कि एक बात, क्योंकि प्रशांत किशोर की जब बात आती है तो वो बहुत बड़े रणनीतिकार के रूप में जाने जाते हैं, और चिराग पासवान को अपनी पार्टी में मिला लेने के पीछे उनके कयास जो हैं वो लगते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं ये कोई सेंधमारी का प्रयास तो नहीं हो सकता, क्योंकि सांभवी जो हैं वो चिराग पासवान के लोजपा से ही वो चुनाव लड़ करके लोकसभा तक पहुंची हुई हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि वो एक सेंधमारी का प्रयास है इस तरह से अशोक चौधरी के ऊपर हमला करके? देखिए, ऐसा है कि एक चर्चा अंदर खाने में चल रही है कि प्रशांत किशोर, और हम लोगों ने एक बार और इस बात को इसी चैनल पर हम लोगों ने कहा था कि प्रशांत किशोर ये चाहते हैं कि चिराग पासवान उनके साथ आ जाएं, क्योंकि चिराग पासवान के बारे में है कि पिछले चुनाव में भी वो एनडीए से अलग हो गए हुए थे 2020 के चुनाव में भी, और इस चुनाव में भी अभी बहुत अच्छे ढंग से वो एनडीए के साथ नहीं लग रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि प्रशांत किशोर चाहते हैं कि वो अगर आ जाते हैं तो प्रशांत किशोर के पास अभी कोई, प्रशांत किशोर अपने मुख्यमंत्री जैसा कहते हैं कि हम नहीं बनेंगे, तो उनके पास दूसरा कोई उम्मीदवार तो है नहीं। तो एक बड़ा दलित नाम है, तो चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में आगे कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं कांग्रेस से भी उनकी अंदरूनी बात चल रही है कि कांग्रेस भी आरजेडी को छोड़कर अगर गठबंधन में आ जाए, यहाँ जो प्रशांत किशोर जो गठबंधन बनावें, तो प्रशांत किशोर और फिर ये चिराग पासवान और कांग्रेस, और फिर जब कांग्रेस आ जाएगी तो नेचुरली हो सकता है कि वामपंथी दल भी कांग्रेस के साथ आ जाएं और वामपंथी दल आरजेडी को छोड़ दें इस नाम पर कि वो भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है, तो या पारिवारिक। तो इस तरह से एक ऐसा भी अंदर खाने में ये चर्चा चल रही है कि ये है। तो आप जो कह रही हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ये ज़रूर है कि हो सकता है कि इस तरह से जो मैंने एक तरह से जनता दल यू को कटघरा में करना है, क्योंकि इसमें ये जो अशोक चौधरी कोई बड़ी अशोक चौधरी के खिलाफ कोई बात हो रही है वो नहीं है। प्रशांत किशोर इनडायरेक्टली नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कहा था कि उनके दाहिने हाथ, तो इस बात का जिक्र किया था। एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए हम हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह के पास चलते हैं कि अगर इस तरह का समीकरण टूटता है बिहार की आगामी विधानसभा चुनाव में, तो क्या केंद्र के समीकरण पे भी असर दिखाई देगा? देखिए, राजनीति जो है
उसमें दबाव की रणनीति हमेशा से हम लोग बना करके काम करते हैं, इसलिए कि चुनावों के समय में खास करके बात और सामने जैसे आती है। अब टिकट बंटवारा का आ जाता है गठबंधन के समय में, तो गठबंधन के ही जो घटक दल होते हैं इस तरह के मतलब दबाव की रणनीति तैयार करते हैं जो हमको वहाँ से, वो अपने से ही, अपने दल से ही, अपने ही लोगों से करवा देते हैं। जी हमको वहाँ पूछ है, वहाँ से ही बुलाया जा रहा है, वहाँ यह पद दिया जा रहा है ताकि हमको जो गठबंधन के लोग हैं अधिक से अधिक सीट दे। तो इसमें न क्या कहते हैं, चिराग पासवान जाएंगे इनके साथ, न हो सकता है प्रशांत किशोर उनको लेने के लिए तैयार हो, या दबाव की रणनीति के तहत जैसे ये सब चलता हो, और इससे न केंद्र के रणनीति पर कोई असर पड़ सकता है, केंद्र की राजनीति पर कोई असर वर्तमान में पड़ता नहीं दिख रहा है। और चिराग पासवान एनडीए के अंग बन कर के ही रहेंगे, और उसमें कहीं नहीं सब दबाव है टिकट बंटवारे को लेकर के अधिक से अधिक सीट मिले, मुझे जो लग रहा है। बस इसी रणनीति के तहत पार्टियां काम अभी कर रही है, जो अधिक से अधिक सीट हम गठबंधन में कैसे झटक लें। नहीं, एक चर्चा और है, एक चर्चा और अंदर खाने में चल रही है, जो सूत्र है वो बतला रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बीजेपी को ये समझाना चाहते हैं कि जो बीजेपी जो ये चिराग पासवान को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहती है, वो चाहते हैं कि नहीं, इसमें थोड़ा बीजेपी को दोबारा सोचना चाहिए। और नीतीश कुमार का ये सोच है कि अगर वो नहीं भी रहते हैं तो हम दूसरे लोगों को, दूसरे लोग जो आना चाह रहे हैं हमारे साथ, उनको हम उनके चलते नहीं ला पा रहे हैं, तो हम जो है सो उनकी भरपाई भी कर लेंगे और हम ज़्यादा अच्छे से चुनाव में जा सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से आज की जो स्थिति है उसमें वो चिराग पासवान को नहीं छोड़ना चाहती है, वो चाहती है कि चिराग पासवान उसके साथ रहें। तो हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनका जो कहना है वो कुछ हद तक सही है कि ये सब प्रेशर टैक्टिक्स है, प्रेशर पॉलिटिक्स है, और निश्चित रूप से ये सब लोग साथ ही रहेंगे। तो ये जो बहस है और ये जो रणनीति की जो बातचीत है, ये तो कई घंटों तक चल सकती है, लेकिन अभी चूंकि हमें इस मुद्दे पर आपको एक ओवरव्यू देना था एक्सपर्ट्स की तरफ से, तो वो ओवरव्यू के लिए हमने आज जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाया था, और उन्होंने जो मोटी मोटी बातें हैं वो आपके सामने में रखी कि क्या अभी का परिदृश्य है, और ये अभी कयास ही लगाना होगा या फिर ये ज़्यादा जल्दबाजी होगी कुछ कहना कि चिराग पासवान को सेंधमारी का प्रयास चल रहा है प्रशांत किशोर का, या किसी और को की सेंधमारी का। लेकिन ओवरऑल आगामी चुनाव में जो है वो अशोक चौधरी के ऊपर जो अभी जिस तरह का दबाव बना है, ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा है, और ये जवाब उनको आगामी एक हफ्ते के अंदर देना होगा। नहीं तो एक जो राज्य की जो राजनीति है, इसमें जदयू की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। अभी के लिए हम हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनको देते हैं धन्यवाद कि उन्होंने इतनी सारी बातें हमारे साथ साझा की, और इस खबर से जुड़ी और भी अपडेट्स हम आपके सामने लाते रहेंगे जैसे जैसे हमारे पास खबरें आती रहेंगी। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।